नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IF हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी की तैयारी करते हुए एक जो डाउट हम सबके दिमाग में बहुत आता है और जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से डाउट को जो है जबरदस्ती डाउट बनाया जाता है। ऐसा डाउट लोगों के दिमाग में ओरिजिनली नहीं होता, उसको फैला फैला के बात कर करके बहुत बड़ा डाउट बना दिया गया है। वो डाउट है आंसर राइटिंग का। तो आप विश्वास नहीं करेंगे इस बात को, शायद कर लेंगे आप विश्वास, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में भी ये सवाल होगा कि मेरे से जो 100 विद्यार्थी बात करते हैं यूपीएससी की तैयारी के बारे में, उन 100 में से अगर मैं लिस्ट बनाऊं कि सबसे कॉमन पूछा जाने वाला सवाल क्या है, सबसे कॉमन पूछे जाने वाले 5 सवाल क्या हैं, 2 सवाल क्या हैं, जो लगभग हर कोई जानना चाहता है। तो एक तो ऑब्वियसली ये होता है कि सर कौन सी किताबें पढ़ें ना, कि सर कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें, या फिर सर दिल्ली में जाके कोचिंग करें कि घर से ऑनलाइन पढ़ लें ना। या ये कुछ कॉमन सवाल हैं जो आमतौर पे विद्यार्थियों के दिमाग में होते हैं। एक सवाल ये भी बहुत आता है, पर मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कि भाई मेरे में वो काबिलियत है कि नहीं है, मैं तो बहुत ही एवरेज सा छात्रा रहा हूं, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक बहुत कॉमन डाउट जो लोगों के दिमाग में ये आता है कि भाई ऑप्शनल कैसे चुने। तो 5-7 सवाल जो हैं, इनमें से आप इस बात को मानिए, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, इन सबसे ज्यादा मुझसे यह पूछा जाता है कि सर आंसर राइटिंग कैसे करें। आंसर राइटिंग का सवाल जो है, बाकी सारे सवाल अक्सर बिगिनर्स पूछते हैं, आंसर राइटिंग का सवाल एक ऐसा सवाल है जो कई बार ऐसे विद्यार्थी जो 6-8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, वो भी मेल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछते हैं कि सर आंसर राइटिंग कैसे करें, आंसर राइटिंग नहीं हो रही है। इकोनॉमिक्स में पढ़ाता था, यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स आते थे, आपको याद होगा। तो विद्यार्थी ये बोलते थे सर समझ में तो सब आ गया जो आपने पढ़ाया, बस लिखा नहीं जा रहा है। तो बेटा ये आंसर राइटिंग की जो गुत्थी है, ये आंसर राइटिंग का पूरा चक्कर क्या है, इसको आज मैं आपको अगले 10 से 15 मिनट में समझाऊंगा। बहुत ही सिंपल सेशन है, आपके दिमाग के बहुत सारे डाउट्स दूर करेगा। आप मेरे साथ इसमें जुड़े रहिएगा। शुरू करने के पहले आपको बता देता हूं भाई, हमारा चल रहा है अभी ग्रेट लर्निंग डे सेल चल रही है। P2Y बैच में आप AJ लाइव कोड लगा के 25,999 में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चन को आपको डेली चेक किया जाएगा। आंसर राइटिंग का सेशन है इसलिए खास तौर पे बता रहा हूं कि मेंस का आप रोज एक आंसर लिखेंगे, वो डेली चेक किया जाएगा, डेली फीडबैक दिया जाएगा, कमियां बताई जाएंगी। और कमियां बताना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको आज समझाऊंगा अभी इसमें। साथ के साथ प्री मेंस की टेस्ट सीरीज 18 किताबें आपके घर पे पहुंचेंगी, प्रिंटेड हार्ड कॉपी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में समावेशित होगा। तो AJ लाइव कोड लगा के 25,999 में इस बैच को आज ही जुड़ जाइए, सेल का फायदा उठाइए, 4,000 रुपए बचाइए अपने। ठीक है, चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं कि यार देखो, बहुत सीधी सीधी बात है, इंपॉर्टेंस एकदम। अगर मैं आपसे जल्दी से पूछूं कि क्या आंसर राइटिंग यूपीएससी के लिए एक जरूरी स्किल है, तो इसका जवाब है हां। अगर आपसे कोई भी ये कहता है कि आंसर राइटिंग यूपीएससी के लिए कोई काम की चीज नहीं है, कोई खास स्किल नहीं है, तो बेटा वो गलत कहता है। बहुत सीधा सीधा लॉजिक इसका ये है। देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एनालॉजी देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं ऑप्शनल वगैरह सब छोड़ भी दूं, चलो मैं अभी केवल जीएस के 4 पेपरों की बात करूं, ठीक है। तो जीएस के 4 पेपर होते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4। मैं मेंस की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। चारों पेपरों में 20-20 सवाल आते हैं सामान्य तौर पर, ठीक है। तो चारों पेपर्स में 20-20 सवाल आते हैं, ये आप जानते हैं। यानी कि कुल मिला के 80 प्रश्न हो गए जो आप जीएस में ही उत्तर जिनका आप देने वाले हो। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। अब आप एक बात बताइए, 2 अभ्यर्थी हैं, एक अभ्यर्थी है ए और एक अभ्यर्थी है बी। दोनों को एकदम आइडेंटिकल नॉलेज है, दोनों को बिल्कुल सेम चीज आती है। मान लो दोनों मेरे से ही पढ़े हैं, सेम कोचिंग से पढ़े हैं, सेम किताबें पढ़ी हैं, दोनों का सोचने का तरीका भी सेम है, दोनों को स्किल लेवल भी सेम है, दोनों एकदम आइडेंटिकल अभ्यर्थी हैं, दोनों को एकदम बराबर नॉलेज है, ठीक है। लेकिन ए जो है वो, उससे कुछ पूछा जाता है तो वो उसको एक सही तरीके से क्रमवार लिखता है। भाई जैसे मान लो एकदम बेसिक सा पूछा जाए कि भाई आप जो है बचपन में क्या गाय पे निबंध लिखवाते थे ना हमसे, अब आपसे गाय पे निबंध लिखने के लिए पूछा गया, तो आप पहला पॉइंट ये थोड़ा लिखोगे गाय की 2 सींग होते हैं, आप पहला पॉइंट ये लिखोगे क्या? पहला पॉइंट आप ये लिखोगे गाय एक पालतू पशु है, गाय एक घरेलू पशु है। फिर आप उसके बॉडीली जो फीचर है उनका वर्णन करोगे, 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं वगैरह वगैरह। अंत में आप उसको गाय हमको दूध देती है, उसका हम जो है बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, आर्थिक मदद मिलती है, हम गाय को गौमाता बुलाते हैं, ठीक है। बहुत सारे धर्म में गाय को धार्मिक महत्व भी दिया जाता है वगैरह वगैरह। आपने एक ऑर्डर में लिखा, एक ऑर्डर में लिखता है,
बी जो है उसी उत्तर को सही वही सारे पॉइंट लिखता है, लेकिन ऑर्डर कुछ भी उल्टा सीधा होता है कि पहले लिख दिया गाय को हम गौ माता बुलाते हैं, उसके बाद लिख दिया गाय के दूध से पनीर बनता है, आखिरी पॉइंट में लिख दिया वो घरेलू पशु है। तो समझ रहे हो, ऑर्डर उल्टा सीधा हो गया, पॉइंट सारे सेम हैं। तो आप इस बात को मानते हो कि नहीं मानते कि अगर मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन था तो अगर ए को 7 नंबर मिलेंगे तो बी को कम से कम 6 तो मिलेंगे, मतलब कम से कम 1 नंबर का फर्क तो आ जाएगा। पॉइंट सारे सेम थे, लेकिन ए ने क्योंकि ढंग से लिखा और बी ने ढंग से नहीं लिखा, तो कम से कम 1 नंबर का फर्क तो आएगा कि नहीं आएगा दोनों के उत्तर में। तो बेटा यूपीएससी में आप क्या कर रहे हो, 80 प्रश्नों का उत्तर तो केवल जीएस में दे रहे हो। तो अगर आप ए हो और आप बी, ये व्यक्ति बी है, तो बेटा ए को जो है 80 अंक फालतू मिलने वाले हैं बी से, 80 अंक अधिक मिलने वाले हैं बी से, जबकि नॉलेज दोनों की सेम है। और बेटा 80 अंक का फर्क समझते हो आप क्या है? हो सकता है ए की रैंक 1 आ जाए और बी का सिलेक्शन ना हो। ये यूपीएससी में एक एक अंक से इतना फर्क पड़ जाता है। या ए की रैंक जो है 100 के अंदर हो, वो आईएएस बन जाए, सीधा काम खत्म हो जाए, उसका दोबारा एग्जाम देना ही नहीं। बी जो है भाई उसका चयन नहीं हुआ, वो अगले साल फिर से प्रीलिम्स देगा। बात समझ रहे हो? तो बेटा ये इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है। अब आते हैं इस चीज पर कि यार आंसर राइटिंग को लेकर करना क्या चाहिए भाई, कैसे सीखी जाए, क्या है मतलब क्या कैसे लिखें। पहला जो बेसिक सवाल आता है कैसे लिखें। यार देखो आंसर राइटिंग को लेकर कुछ है बहुत ज्यादा मिथ, बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी बातें फैलाई गई हैं। वो फैलाई हैं दुर्भाग्यवश कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, वो फैलाई हैं मैगजीन्स ने, जो आपको सैंपल आंसर लिख लिख के देती हैं। वो सैंपल आंसर लिखने के लिए उनको मिलते हैं 6 महीने। भाई वो तो आपको एक प्रश्न दिया, आपके पास पूरी टीम बैठी है, आप बैठ के उसका सैंपल आंसर लिख रहे हो आराम से, तो वो तो कुछ भी लिख देंगे। लेकिन आपको तो यूपीएससी के मेंस की परीक्षा में एक उत्तर लिखने के लिए 7 मिनट मिलते हैं, 7 से 8 मिनट। तो आपको 7 से 8 मिनट में उसका उत्तर लिखना है, यह आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो आपको जो आपके आंसर में सबसे पहली बात कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं होना है, बहुत ज्यादा आपको महत्वाकांक्षी नहीं होना है कि मैं बड़ा एक काव्यात्मक उत्तर लिख के आऊंगा और मैं भाषा ऐसी लिख दूंगा कि हाहाकार मच जाए। कई विद्यार्थी देते हैं ऐसे उत्तर, कई विद्यार्थी उत्तर लिख के भेजते हैं बेटा, उनकी हिंदी ऐसी होती है जो जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, वो इतनी मुश्किल और इतनी जटिल हिंदी लिखते हैं। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मैं अंग्रेजी मीडियम में भी पढ़ाता हूं, अंग्रेजी भी कुछ विद्यार्थी ऐसी शशि थरूर जैसी अंग्रेजी लिखते हैं कि वो समझ ही नहीं आती। तो बेटा ऐसा ना करें, आपका उत्तर जो है वो सरल होना चाहिए, आपका उत्तर जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, आपका उत्तर जो है वो क्रमवार होना चाहिए। यानी कि जो एक क्रम सही आपके आर्ग्यूमेंट्स का है वो क्रम आपको मेंटेन करना है। सरलता रखें, स्पष्टता रखें, गंदगी से ना लिखें। हैंडराइटिंग पे ध्यान दें, प्लीज ध्यान दें आप इस पर। जो आपका हस्तलेख है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ही खूबसूरत लिखें, लेकिन कम से कम जैसी मेरी हैंडराइटिंग है उस तरह की हैंडराइटिंग तो आपकी होनी चाहिए। आप बहुत सुंदर ना लिखें, लेकिन इतना गंदा भी ना लिखें कि एग्जामिनर को पढ़ने में कष्ट हो। ठीक है, सीधी रेखा में लिखने की आदत डालें ताकि उसको विजुअली अच्छा लगे आपका उत्तर देखने में, विजुअली उसको दर्शनीय लगे आपका उत्तर, ऐसा ना लगे कि क्या लिखा हुआ है। अब जब आप उत्तर लिख रहे हैं तो आपके हर उत्तर के होने चाहिए 3 भाग, बस एकदम स्ट्रेट। ये तो आपके, ये तो वो एलिमेंट है जो आपको रखना ही रखना है। ठीक है, हस्तलेख में आपका सीधी रेखा भी शामिल है, इस बात को याद रखिएगा। टेढ़ा टेढ़ा लिखेंगे बहुत दिक्कत होगी, प्रैक्टिस अभी से कर लो। लाइन वाली कॉपी लेना बंद कर दो, प्लेन कॉपी लानी शुरू कर दो, आदत डल जाएगी। बहुत लोग, मुझे पता है, लोग लिखना शुरू करते हैं, विद्यार्थी यहां से शुरू करते हैं, लाइन यहां पहुंच जाती है। ऐसा मत लिखो, तो एकदम सीधी लाइन में आप लिखने की आदत डालिए। तो उसका तरीका वही है कि आप जो है ये आप क्या बोलते हैं, आप उसका तरीका फिर वही होता है कि आप जो है इसमें ये आप कर लीजिए, आप बिना लाइन वाली कॉपी ले आइए, वही आपकी मदद इसमें करने वाली है। ठीक है, अब आपके उत्तर के होते हैं 3 एकदम बेसिक भाग जो मैं आपको बताता हूं। पहला भाग होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है भाई कि आपसे जो प्रश्न पूछा गया है उसमें आप क्या बात करने वाले हो, मतलब आप जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर कर दो। यह आपका होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत छोटा सा लिखना होता है। मान लीजिए 15 अंक का सवाल है, 250 शब्दों में लिखना है, तो याद रखिए इंट्रोडक्शन जो बेटा आपका है वो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20% तक होना चाहिए। बस उत्तर का 15 से 20% तक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इससे बिल्कुल भी ज्यादा नहीं। यह क्लियर हो गया? तो अगर आपसे सवाल पूछा गया, एक सवाल ले ही ले क्या, तो उससे बेहतर समझ में आएगा। मैंने एक क्वेश्चन पेपर पिछले साल का खोला है,
चलिए पिछले साल के GF2 का सवाल है, इकोनॉमिक्स का लूं क्या? नहीं, इकोनॉमिक्स तो मेरा विषय है, कुछ और लेते हैं। GF2 का लेते हैं। GF2 में क्या कहता है सवाल, रैंडमली उठाते हैं कोई भी। संघीय सरकारों द्वारा 90 के दशक के मध्य से अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार विधिक और राजनीतिक कारणों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। 356 लगा के आप सरकारों को बर्खास्त कर सकते हो, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को बर्खास्त कर सकती हैं। तो 90 के दशक के मध्य से इसका प्रयोग कम हो गया। क्यों कम हुआ, ऐसे क्या विधिक कारण आए और ऐसा क्या राजनीतिक कारण है, आपको यह बताना है। तो अब इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाएगा? इंट्रोडक्शन में बेटा अगर कुछ आपसे पूछा गया है ऐसा, जैसे 356 का प्रयोग पूछा गया है, अच्छा इंट्रो यह है कि आप इंट्रोडक्शन में 356 को परिभाषित कर दो। आप क्या कर दो, अनुच्छेद 356 को परिभाषित कर दो कि भारत के संविधान में भारत का संविधान हालांकि एक संघीय संविधान है, लेकिन तब भी केंद्र सरकारों को एक आपातकालीन स्थिति में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राज्य सरकारों को बर्खास्त करके राज्यों के प्रशासन को अपने हाथ में लेने का अधिकार है। आप एक लाइन और लिख सकते हो कि भारत की राजनीति में इसका बेहद ज्यादा दुरुपयोग देखा गया है। बस इतना इंट्रोडक्शन बहुत है। याद रखिएगा, इसमें कुछ बच्चे होते हैं जो नया नया आंसर लिखना शुरू करते हैं, वो दुनिया भर की कविताएं लिखना शुरू कर देते हैं। मत करो भैया, उतना टाइम नहीं होगा। ये सारी स्किल जो है आप अपने एस्से के लिए, निबंध के लिए बचा के रखिए। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं कि उत्तर लेखन जब आप करते हैं तो वैसे कीजिए जैसे एक एक्चुअल एग्जाम कंडीशन में करेंगे। अगर आप उत्तर लिखने में 1 घंटा लगा रहे हो या 500 वर्ड में उत्तर लिख के दे रहे हो तो क्या फायदा है? एग्जाम में तो आपको सुविधा मिलेगी नहीं। ठीक है, जैसे मेरी एक स्टूडेंट थी, मैं उसका नाम तो नहीं बताऊंगा, तो वो अपने आंसर्स लिख के मेरे को भेजा करती थी। उसका क्या था, वो डेटा हमेशा गूगल करके आंसर में लिखा करती थी। तो मैंने उससे यही पूछा कि एग्जाम में आपके पास गूगल होगा क्या? तो अभी आपका उत्तर बड़ा प्रभावशाली लग रहा है क्योंकि आप बहुत सारा डेटा लिख दे रहे हो गूगल कर करके। एग्जाम में तो गूगल नहीं होगा, तो एग्जाम वाली तरीके से आंसर लिखो ना यार। जब एग्जाम में गूगल नहीं होगा तो अभी क्यों यूज कर रहे हो? अभी क्या फायदा हो रहा है आपको इससे? तो ऐसा मत करो, ठीक है? तो भाई ये आपको याद रखना होगा। तो इस तरह से आप एक इंट्रोडक्शन लिखिए 15 से 20% शब्दों में, ठीक है? उसके बाद आते हैं मेन बॉडी पर। ठीक है जी, मेन बॉडी वो है जो आपके उत्तर का सार है, आपके उत्तर की आत्मा है, सब कुछ है आपके उत्तर का। मेन बॉडी में आपको कुछ बातें याद रखनी है। अगर सवाल 15 नंबर का है तो कोशिश कीजिए कि आपके पास कम से कम 3 पॉइंट हो। 4 हो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए आपके पास लिखने के लिए। कृपया मेन बॉडी में बुलेट पॉइंट्स में लिखें, पैराग्राफ बनाकर ना लिखें, बुलेट पॉइंट में लिखें। जैसे पॉइंट नंबर 1 आपका पहला पॉइंट यह है, पॉइंट नंबर 2 आपका दूसरा पॉइंट है। ऐसे ऐसे आप पॉइंट्स में लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जब कम समय होता है पॉइंट्स में आप ज्यादा सूचना दे पाते हैं। तो अगर हम अपना ही प्रश्न लें, इसमें क्या पूछा गया था कि भाई 90 के दशक में जो है इसका प्रयोग कम क्यों हो गया? तो पहले हमको बताना है कि भाई पहले क्या था, भारत में एक दल का शासन था, कांग्रेस पार्टी का शासन होता था। तो कांग्रेस जो है आमतौर पर केंद्र सरकार से असहमत होने पर बहुत ही आसानी से सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाता था। अब इसके पूछे क्या है, राजनीतिक और विधिक कारण। तो राजनीतिक कारण अब, लेकिन उसके बाद 90 का दशक आते आते ये प्रक्रिया रुक गई। उसके कारण, उसके राजनीतिक कारण हम क्या बता सकते हैं कि भाई हमारे, अब देखिए हमको पॉइंट्स चाहिए। राजनीतिक कारण क्या है हमारे हिसाब से? गठबंधन की सरकारें आ गई। तो गठबंधन की सरकारों में क्या हो गया कि जो क्षेत्रीय दल है, ऐसी पार्टियां जिनकी राज्यों में सरकारें हैं, उनका क्या हो गया, केंद्र में भी अच्छा खासा से हो गया। तो अब आप उनकी सरकारों को आसानी से बर्खास्त नहीं कर सकते। या फिर अब जो है क्षेत्रीय दल जो है वो आमतौर पे ये नहीं चाहते कि किसी भी राज्य की सरकार बर्खास्त हो, क्योंकि उनको पता है कल को उनके साथ भी हो सकता है। तो वो राज्यों की स्वायत्तता के ज्यादा बड़े समर्थक हैं। तो राजनीतिक कारण एक तो बहुत बड़ा गठबंधन की सरकारों का आना हो गया। दूसरा, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ कि एक दलीय व्यवस्था जो है, जो भारत में थी कि भाई एक पार्टी बहुत शक्तिशाली थी, वो एक दलीय व्यवस्था कम हुई। तो केंद्र सरकार थोड़ी सी कम शक्तिशाली हुई, राज्य सरकारें थोड़ी सी ज्यादा शक्तिशाली हुई। ये आपको चीजें देखने को मिली। ये बात क्लियर हो गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो ये इसको आप समझ सकते हैं। तीसरा, आप इसमें बिंदु ये कह सकते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच के टकराव भी जो हैं, अगर आप 90 के दशक में देखेंगे तो आर्थिक सुधार हुए, तो राज्यों की भी केंद्र पर आर्थिक निर्भरता बढ़ गई और केंद्र राज्यों के आर्थिक संबंध मजबूत हुए। केंद्र और राज्य के आर्थिक संबंध जो है वो सुधरे।
सबने एक दूसरे से मदद लेनी शुरू की और आर्थिक संबंध सुधरने के कारण जो है राज्य भी केंद्र की बात को टालते नहीं थे। 3 बिंदु हो गए हमारे पास राजनीतिक। अब अगर हम आ जाए विधिक पर, तो विधिक बिंदुओं पर हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि कई बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जैसे एसआर बोम्मई निर्णय आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई आप जो है ऐसे ही यूं ही किसी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकते। इसके अलावा और भी कई सारे कारण आए। एसआर बोम्मई निर्णय तो आया ही आया, और भी आप इसमें कारण बता सकते हैं कि भाई जैसे कई सारे राज्यों में, उत्तर प्रदेश में जैसे रोमेश भंडारी वाला जो मामला था, उत्तर प्रदेश का रोमेश भंडारी मामला, ठीक है, इस प्रकार के बिहार का बूटा सिंह मामला, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार राज्य सरकारों को या तो ना बनने देने या फिर बर्खास्त करने की प्रक्रिया पर नाराजगी जताई और जो है उस पर आपत्ति जताई, जिसके कारण यह व्यवस्था बदली। तो ये आपके मेन पॉइंट्स हो गए, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बुलेट पॉइंट्स में आपको बस ये लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। आखिरी बिंदु जो इसमें होता है आपका बेटा, वो होता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन बहुत छोटा होना चाहिए। कंक्लूजन में आपको याद ये रखना है कि ये बहुत छोटा, बहुत ही संक्षिप्त होना चाहिए, 10% से 15%, बस, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। 10% आइडियल, ठीक है। तो अगर आपके पास 250 वर्ड का है तो 25 वर्ड, 2 लाइन बस कंक्लूजन में, ठीक है। और कंक्लूजन जो है वो आशावादी होना चाहिए। कंक्लूजन में कभी ऐसा मत लिख के आइएगा कि अरे देश तो बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा आपको कंक्लूजन में लिख के नहीं आना है। आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, कितनी भी खराब चीज पे लिखें, कंक्लूजन में आपको हमेशा फ्यूचरिस्टिक, कि भविष्य अच्छा होगा, इस लाइन पे आपको कंक्लूजन हमेशा लिखना है, आशावादी आपको लिखना है, ठीक है। जैसे इस प्रश्न का कंक्लूजन अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यही लिखूंगा कि भाई क्या बोलते हैं, देश के विकास के लिए केंद्र और राज्यों का आपस में सहयोग और समन्वय आवश्यक है। 356 का दुरुपयोग रुकना इस दिशा में एक बहुत ही बड़ी जो है संवैधानिक उपलब्धि मानी जा सकती है। बस बात खत्म, इतनी सी बात आपको करनी है। अब आप एक बात बताइए, ये जो उत्तर मैंने आपको बताया, मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि 15 अंकों में से इसको 8-9 नंबर जरूर मिलेंगे, जो कि यूपीएससी के हिसाब से बहुत अच्छे अंक है। क्या आपको कहीं से भी ये मुश्किल लगा? क्या आपको कहीं से भी ऐसा लगा कि कुछ मैंने ऐसी बहुत अनोखी रॉकेट साइंस वाले तरीके से आपको बताया कि भाई ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था? ऐसा कुछ भी नहीं है ना। प्रॉब्लम क्या होती है कि यूपीएससी की तैयारी करते हुए हम ये बेसिक भूलते रहते हैं और फिर हम 1 हफ्ते 10 दिन में ये बेसिक सीखने जाते हैं, वो होता नहीं है। तो P2I बैच में बेटा क्या होगा, आपको डेली एक आंसर लिखने को दिया जाएगा, आप डेली उसका उत्तर लिखेंगे, डेली हमारी आंसर एग्जामिनेशन टीम के पास हो जाएगा और ये जो है इसका आप उनके फीडबैक पर आपको काम करना होगा। वो आपको बताएंगे कि आपने कहां गलती की है, इंट्रो खराब है, मेन बॉडी में गलतियां हैं, आपके कंक्लूजन में एरर है, क्या गलतियां हैं वो आपको बताएंगे, ताकि इतना आपको वो फाइन ट्यून कर देंगे कि जब आप एग्जाम में अपना उत्तर लिखने जाएंगे तो आपको ये एकदम बाएं हाथ का खेल लगेगा कि उत्तर लिखना तो बहुत ही सिंपल काम है। वो होता है ना, मसल मेमोरी होती है कि आपको आ ही जाएगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, ये काम आपसे तुरंत होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है P2I बैच का, जिसके बारे में मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि भाई वैसे 29,999 का मिलता है एजे लाइव कोड के साथ, अभी आपको 25,999 का मिल रहा है। तुरंत इससे जुड़ जाइए, 30 जून तक ये सेल है केवल। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस के लिए आपको जो है जैसा मैंने बताया डेली फीडबैक मिलेगा। 18 किताबें आपके घर पहुंचेगी, प्री और मेंस दोनों की पूरी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।